साथियों नमस्कार, मैं सोनी कुमार। साथियों, भारतीय राजनीति का ये जो दौर चल रहा है वो बड़े छलावे का दौर चल रहा है। छलावा मतलब ये कि कहा कुछ जाता है आपसे किया कुछ जाता है। हालांकि राजनीति का ये चरित्र रहा है कि राजनेता जो है अपने बातों से मुकरने में पीछे नहीं हटे हैं, लेकिन इस समय स्थिति थोड़ा मैं पीछे ले जा रहा हूँ। 90 के दौर की राजनीति को आप देखिए और आज के 90 के दौर की राजनीति में जो चेहरा सामने आता था कि हाँ, ये चेहरा जो है हमारी बातों को रखेगा, ये सत्ता में आएगा तो मेरे हित से संबंधित जो नीतियां हैं उसको लागू करेगा, जो मेरा शोषण हुआ है उसको रोकेगा। आप इसका उदाहरण तौर पर देखिए, बीपी सिंह को देख लीजिए, चौधरी चरण सिंह को देख लीजिए, चौधरी देवीलाल को देख लीजिए, या फिर आप जो है लालू प्रसाद को देख लीजिए, या फिर आप जो है एच डी देवगौड़ा साहब को देख लीजिए। इन लोगों की राजनीति जो थी, जिसके हितों की बात करके जिसके वोट को लेकर सत्ता में आते थे उसके साथ कभी भी धोखा नहीं करते थे। हमेशा अपने कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं रखे, जो उन्होंने कहा वो किया। लेकिन आज के समय में चेहरे को दिखा के जो राजनीति की जा रही वो जो है उस समाज के लिए, खास करके जो सामाजिक न्याय व्यवस्था बनी हुई थी उसको तोड़ने के लिए या उस समाज के अधोगामी पतन के लिए बहुत बड़ा कारण बन रही है। आप देख लीजिए, जैसे कि 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार तमाम रैलियों में, तमाम सभाओं में ये कहने से नहीं चूक रहे थे कि मैं ओबीसी समुदाय से आता हूँ, मैं ओबीसी का बेटा हूँ। बीजेपी ने एक ओबीसी के बेटे को जो है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाया है। आप चुनाव जिताइए, इसमें इस पार्टी में सभी का साथ, सभी का विकास होगा, यानी सब लोग वोट करिए, सबका विकास होगा। लेकिन जब ये प्रधानमंत्री बन के आते हैं तो आप देखिए इनके समय 2-3 निर्णयों को आपको मैं बता दे रहा हूँ जो कि ओबीसी हितों के लिए खास करके एकदम अधोगामी साबित हुआ, यानी ओबीसी हितों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। पहला, इनके समय मेडिकल नीट में जो ओबीसी आरक्षण लागू हुआ करता था, मतलब ये था कि मेडिकल परीक्षाओं में जो लोग ओबीसी वर्ग के या SC ST वर्ग के जो छात्र जो है सामान्य वर्ग के छात्रों के बराबर या उससे अधिक अंक लाते थे तो वो सामान्य वर्ग की सीट पे एडमिशन पा जाते थे। लेकिन मोदी जी के समय में ये हुआ कि नहीं, अगर आपने जिस कैटेगरी में फार्म भरा है आप उसी कैटेगरी में ही रहेंगे, चाहे आपका नंबर जितना आ जाए। इससे समझ लीजिए हज़ारों छात्रों का नुकसान प्रत्येक वर्ष हो रहा है। दूसरी चीज़ खास करके मैं इसमें जोड़ दूं कि तमिलनाडु राज्य में जहां की ओबीसी को 69% आरक्षण दिया गया था, इस नीट का जो केंद्रीय सिस्टम लागू किया गया तो इसके तहत क्या हुआ कि वहाँ के भी ओबीसी को वहाँ के संस्थानों में 27% में रोक दिया गया। ये दोहरा नुकसान हुआ ओबीसी का। उसके साथ आप देख लीजिए कि जो लेटरल एंट्री का प्रावधान मोदी जी लाते हैं, इसके तहत इन्होंने डायरेक्ट जो है सीधे जो है सीनियर IAS के पदों पर इन्होंने प्राइवेट क्षेत्र में काम किए हुए लोगों को नियुक्त करते हैं। आप उनका नाम देख लीजिए, वो किस नाम से किस समुदाय के लोग आते हैं। तीसरे नंबर पे कोलिजियम पे इन्होंने दिखाने के लिए तो बहुत बड़ा स्टैंड लिया था, तमाम पार्टियों को इनको समर्थन भी मिला था, लेकिन ये कहीं ना कहीं पिछले दरवाजे से इनकी सेटिंग रही। तमाम ऐसे निर्णय भी आए जो लगता था कि सरकार जो चाहती थी वही निर्णय आया, तो कहीं ना कहीं पिछले दरवाजे से इन लोगों की सेटिंग हुई और कोलिजियम में कुछ नहीं हुआ, कोई सुधार नहीं हुआ। और ये पूंजीपतियों के प्रति ईमानदार बने रहे और उस ईमानदारी का परिचय देते हुए, उसको काम करते हुए, उसको दिखाते हुए इन्होंने 3 काले कृषि कानून इन्हीं के कार्यकाल में लाया गया। हालांकि उसमें बाद में इतना विरोध हुआ कि इनको उस बिल को वापस तो लेना पड़ा, लेकिन जो 700 किसान शहीद हुए उनके परिवारों के साथ आज तक न्याय नहीं हुआ। न ही सरकार या फिर इनकी पार्टी के किसी नेता ने उनके प्रति कोई संवेदना व्यक्त की, खास करके बड़े नेता ने। तीसरे नंबर पे साथियों आप ये देख लीजिए कि हमारी जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी थी और उनका चुनाव हुआ, यानी कि वो राष्ट्रपति चयनित हैं, वर्तमान हमारी महामहिम राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी को इसलिए पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था, भारतीय जनता पार्टी ने, कि गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ इन राज्यों में आदिवासी समुदाय की बहुत अच्छी खासी आबादी है। वहाँ पे होना है विधानसभा चुनाव। बीजेपी को यह डर लग रहा था कि ऐसा न हो हमारी सत्ता यहाँ से अब चली जाए, तो आदिवासी समुदाय को रिझाने के लिए आदिवासी चेहरे को कुर्सी पर बैठा दिए हैं। अब देखते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासियों के साथ कितना न्याय करती हैं। एक तो सबसे ज़्यादा शोषण पूंजीपतियों का, या इस सरकार में पूंजीपतियों की मिलीभगत से सबसे ज़्यादा शोषण आदिवासियों का हो रहा है। उनकी जल जंगल ज़मीन पर सबसे ज़्यादा कब्जा किया जा रहा है।
क्योंकि आदिवासी समुदाय के लोग जहाँ रह रहे हैं वो अमूमन मिनरल से भरा हुआ क्षेत्र है और वहाँ पे पर्यावरण संतुलन भी बहुत रिच है, बहुत अच्छा है। वहाँ पौधों का अनुपात बहुत अच्छा है, लेकिन पूंजीपतियों की गिद्ध दृष्टि खास करके गौतम अडानी की उनके ऊपर लगी हुई है कि वहाँ के संसाधनों का दोहन किया जाए, और जब भी संसाधनों का दोहन होगा तो वहाँ के आदिवासी समुदाय का शोषण करके ही दोहन होगा। और ऐसे तमाम केस वगैरह आप देख ही रहे होंगे, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में आते रहते हैं। फिर हम साथियों नाम लेंगे, अभी हाल ही में हमारे उपराष्ट्रपति चुने गए हैं जगदीप धनखड़ साहब, जो कि एक किसान परिवार से आते हैं, दूसरे जाट परिवार से आते हैं। अब चूंकि हम ये कह रहे हैं, ये बात नहीं है कि हम ये आरोप लगा रहे, ये बीजेपी के नेता खुद कह रहे हैं कि हम धनखड़ साहब को उम्मीदवार बनाकर राष्ट्रपति चुन लेंगे तो जाट जो है वोट हमारी तरफ आएगा। अब ये तय करना है कि जाट नीतियों के आधार पर किसी पार्टी के साथ जाएगा या नेताओं के चेहरे के आधार पर। चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल नीतियाँ जो है ऐसी बनाते थे कि ओबीसी का या जाट का लाभ होता था, किसानों का लाभ होता था। अब धनखड़ साहब उस पर कितना खरा उतरते हैं आप देखिएगा। इसी समय एक एमएसपी पे एक कमेटी गठित हुई है। इस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व कृषि सचिव अग्रवाल साहब भी बनाए गए हैं और खुद वो जो 3 काले कृषि कानून रद्द हुए हैं उसका ड्राफ्ट वो खुद तैयार किए हैं। अब आप सोच लीजिए कि वो व्यक्ति किसानों के हित में कौन सा सुझाव देगा। वो तो सीधे जो उसी समुदाय से आता है जिस समुदाय से अडानी, अंबानी या मोदी जी या शाह जी आते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है वो उनके प्रति जो है कोई सिंपैथी नहीं दिखाएगा किसानों के प्रति। वो सीधे पूंजीपतियों के लाभ के सापेक्ष ही अपने सुझाव देंगे। उसी तरीके साथियों हम थोड़ा सा आपको ले जा रहे हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में कुछ सीटों की भर्तियों को लेकर क्या हुआ है, क्या हो रहा है। बीटेक में जो एडमिशन होता है वहाँ पे लगभग 50%, 49.5% चूँकि आरक्षण है तो ओबीसी, एससी, एसटी का अनुपात तो बना रहता है। लेकिन जो हम पीएचडी में एडमिशन की बात करते हैं वहाँ पे वो अनुपात घट के 30% पे आ जाता है। और जब हम शिक्षक के लेवल पे जाते हैं तो देखते हैं वहाँ 5% शिक्षक भी ठीक से ओबीसी, एससी, एसटी समुदाय के नहीं मिलते हैं। अभी 7 IIT में 440 रिक्तियों के लिए आवेदन मांगा गया था, जिसमें कि 444 रिक्तियों के सापेक्ष 9,684 लोगों ने आवेदन किया, यानी कि प्रत्येक सीट पे 22 के लगभग आवेदन मिला। लेकिन इन 444 में से केवल 81 का चयन किया गया। बाकी लोगों को ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया गया कि वो इस फैकल्टी में टीचर बनने के अयोग्य हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको अयोग्य वो लोग करार दे रहे हैं जो 95% संख्या में बैठे हुए हैं। वो कतई नहीं चाहते हैं कि ऐसे लोग आएँ। दूसरी तरफ साथियों 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो उत्तर प्रदेश में आरक्षण घोटाला हुआ था उसको तो आप जान ही रहे हैं। 6800 की लिस्ट जारी हो गई है। बेचारे बेरोजगार रोज मारे फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। मीडिया भी नहीं सुनवाई कर रहा है, कोर्ट में भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ओबीसी के जो बड़े लीडर बीजेपी में हैं, खास करके जैसे केशव प्रसाद मौर्य हो गए, स्वतंत्र देव सिंह हो गए, अनुप्रिया पटेल हो गई, संजय निषाद जी हो गए, ये लोग, इनके हिम्मत नहीं है, इनके मुंह में जैसे दही जम गई, उनकी हिम्मत नहीं है कि उस पर 2 शब्द बोल सकें। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इसीलिए लाई गई थी कि इससे ओबीसी वोट को लुभाया जा सके, और ये होता है। अभी हाल में एएनएम की भर्ती का रिजल्ट जारी हुआ है, जिसमें कुल पद 9,212 पद थे। इसमें अगर 27% ओबीसी को दिया जाए तो कुल पद होंगे 2,487, जबकि कितना ओबीसी के कितने चयनित हुए हैं, 1,660 लोग, यानी कि यहाँ पे भी 827 ओबीसी कैटेगरी के लोग बाहर हो गए, गायब हो गए, वो सीट खास गई। उसके बाद 9,212 का अगर एससी के देखा जाए तो वो सीट आती है 1934, जबकि भरे गए 1,345, यानी कि 589 सीट इनको जो है कहाँ गया ये नहीं मालूम। न तो इस पे मायावती जी कुछ बोल रही हैं और न ही ओबीसी के नेता अखिलेश से लेके अखिलेश, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य और कह लीजिए ये स्वतंत्र देव सिंह जो कि कुर्मी समुदाय से आते हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। और साथियों सबसे बड़ी बात यह है कि इस 9,000 यानी 9,15,000 सीटों में से, ये तो मैं उन सीटों की बात कर रहा हूँ जो
जो 27% के हिसाब से ही इनके लिए आरक्षित होनी चाहिए थी 2487, जबकि इसमें अगर अनुपातिक देखा जाए या और भर्ती परीक्षाओं का परिणाम देखा जाए तो उस हिसाब से इसमें कम से कम 5000 ओबीसी के अभ्यर्थी चयनित होते, लेकिन एक्चुअल में इनका चयन कितना हुआ, केवल 1660। तो इनका दोहरा नुकसान हुआ है। और एक चीज़ और, बार बार लोग कहते थे कि जो आरक्षण का लाभ लेके आते हैं वो प्रतिभा का हनन होता है, अयोग्य होते हैं। साथ ही एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ओबीसी के कट ऑफ जहाँ 42.50 रहा, वहीं आर्थिक रूप से कमज़ोर सवर्ग यानी ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ केवल 3 अंक रहा। अब सोचिए कि कौन ज़्यादा अयोग्य है। इसलिए साथियों, आपके सामने जो विकल्प है इस समय, अब 2024 का ही जो है आपके सामने विकल्प। अगर 2024 में आपने राजनीतिक परिवर्तन देश में नहीं लाया तो आप ये सोच नहीं सकते कि वो किस स्तर तक जो है घपले और घोटाले करेंगे, आपकी सीटें खाई जाएंगी और भूख भ्रष्टाचार चारों ओर एकदम त्राहिमाम होगा। केवल और केवल कुछ पूंजीपतियों और उच्च मध्यम वर्ग के लोगों का कुछ लाभ होगा, बाकी सब इस देश में यानी 90% आबादी इस देश में जो है भिखमंगों की कैटेगरी में ला दी जाएगी। अभी आप देख ही रहे हैं कि एनीमिया का स्तर, यानी एनीमिया मतलब बच्चों में एनीमिया का स्तर भारत में बहुत ऊपर जा रहा है। कुपोषण में भारत बहुत नीचे है। भूखमरी और स्वास्थ्य, शिक्षा सूचकांक, इनोवेशन, हर क्षेत्र में भारत पिछड़ता जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हर जगह करप्शन, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो आप इस करप्शन, भ्रष्टाचार और नफरती माहौल को रोकने के लिए 2024 एक विकल्प है, इसको मत गवाइएगा। हम किसान संगठनों से भी अपील करते हैं कि वो 2024 के लिए एक रणनीति तैयार करें और उस रणनीति को जनता के सामने रखें। जनता जो है बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। जनता देख चुकी है, खास करके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद के चुनावों में जनता देख चुकी है विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, 2024 की कोई रणनीति नहीं है, सबके अपने स्वार्थ हैं, सबके अपने परिवार हैं, उससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं सोच रहा। इसलिए किसान संगठन और योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत, आप लोगों से निवेदन है कि आप जल्द से जल्द कोई रणनीति बना के जनता के बीच में रखिए, ताकि 2024 के चुनाव आप तय कर सके कि जनता कैसे किसको जिताए। धन्यवाद साथियों।